बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के तीसरे लेक्चर के साथ मैं साइमान वार आपसे मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे शागिर्दों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने घरों में महफूज हैं। हम सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे, इस कोरोना की वबा से इस दुनिया को निजात दे। जैसा कि हम इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, चैप्टर 20। और लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर इसमें डिस्कस की थी बात, क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन के बारे में हमने बात की थी, पेज नंबर 125 के ऊपर। आज हम उससे नेक्स्ट चल रहे हैं और जो टॉपिक है हमारा आज का वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, ये एक थ्योरी है क्रोमोसोम्स के बारे में, एक नज़रिया पेश किया गया है। और ये नज़रिया क्या है कि क्रोमोसोम एक बुनियादी किरदार अदा करते हैं हेरिडिटी या वरासत में। तो सबसे पहले इस बात को इन 1900 जर्मन जेनेटिस्ट वो होता है जो जेनेटिक्स पे काम करता है, जेनेटिक्स का साइंसदान समझ लें आप उसको। तो ये जेनेटिस्ट था हमारे पास, कार्ल कॉरेंस। इन 1900 इसने सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बुनियादी रोल को स्टडी किया कि ये क्या हैं और ये क्या काम करते हैं। उसके बाद हर साइंसदान, हर जेनेटिस्ट जो भी काम करता है वो उस नज़रिए को किसी रिसाले में या किसी साइंसी अखबार में छापता है। तो इसने भी अपने नज़रिए को एक पेपर में छापा जिसमें इसने रीडिस्कवर किया मेंडल के काम को। अब मेंडल का नाम आपने मैट्रिक में सुना होगा, मेंडल जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स का बानी है या जेनेटिक्स का बाप है। सबसे ज़्यादा काम, जो बुनियाद जो जेनेटिक्स की डाली है वो मेंडल ने डाली है। तो मेंडल के काम को कार्ल कॉरेंस ने सन 1900 में दोबारा से रीडिस्कवर किया और इसने बताया कि क्रोमोसोम्स एक बुनियादी रोल अदा करते हैं हेरिडिटी के अंदर। इस बात के बाद ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऐसे मुशाहिदात आना शुरू हो गए कि जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं दे आर पेयर्ड विद वन अनदर ड्यूरिंग मियोसिस। तो क्रोमोसोम्स आपको पता है जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड दे पेयर विद ईच अदर एट द टाइम ऑफ मियोसिस। मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है, अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस वक्त गैमीट्स बनते वक्त मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस में इसका ये ख्याल था कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं और इस बात से इस चीज़ को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक डायरेक्शन मिली और इसको एक इम्पॉर्टेंस मिली। और सबसे पहले इस चीज़ को फॉर्मुलेट किया या बनाया, हमारे पास एक साइंसदान हैं, दूसरे अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये, इनका नाम था वाल्दर स्टन इन 1902। तो यहाँ पर ये आपके पास इस टॉपिक में जो सबसे अहम बात होगी वो होगी कि आपने डिफ़ाइन करना है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, और दूसरा ये किसने दी थी सबसे पहले, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये दो साइंसदान हैं, इनका काम यहाँ पे है। एक कार्ल कॉरेंस, इसका आपको पता होना चाहिए, और दूसरा ये वाल्दर स्टन के काम का आपको पता होना चाहिए कि ही वाज द फर्स्ट हु फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके बाद जी सेवरल एविडेंसेस या सबूत मिलते रहे जो कि स्टन के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि स्टन की बात जो है वो ठीक थी। इनमें से एक जो नज़रिया है वो ये था कि रिप्रोडक्शन जब जानदार अपने जैसी औलाद प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल। तो मेल और फीमेल, इनके जो सेल्स होते हैं, जो फीमेल के अंदर सेल्स बनते हैं उन्हें हम एग कहते हैं, और जो मेल के अंदर सेल्स बनते हैं सेक्स सेल्स, दे आर कॉल्ड स्पर्म्स। एंड दीज टू सेल्स दे कंबाइन। जब ये कंबाइन होते हैं तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इन दोनों सेल्स के अंदर, हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है। एग और स्पर्म में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्रोमोसोम्स भी इनके कंबाइन हो जाते हैं। तो यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, हम इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इफ़ मेंडल्स मॉडल वाज करेक्ट, अगर मेंडल का नज़रिया ठीक था, देन दीज टू गैमेट्स मच मेक इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन।
तो मेंडल के नज़रिया अगर सही था तो इसके मुताबिक वो ये कह रहा है कि एग और स्पर्म इन दोनों का जो रोल होता है वो बराबर होता है। और ये बात मेंडल के नज़रिए के बाद भी ये बात प्रूव हो गई। इस वक्त हम सब जानते हैं कि एग और स्पर्म इन दोनों में ही इंसान के केस में 23 क्रोमोसोम होते हैं और 23 क्रोमोसोम ही वालदैन यानी माँ से और 23 क्रोमोसोम बाप से आते हैं। हर जानदार की जो शुरुआत है वो जाइगोट से हुई और जाइगोट जो है उसके अंदर आधे क्रोमोसोम एग से आते हैं और आधे स्पर्म से आते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों गैमेट्स दे हैव इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ जाता है, अगर आपने कभी ड्राइंग देखी हो एग और स्पर्म की, एग जो होता है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है और जो स्पर्म होता है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है और स्पर्म के पीछे एक टेल होती है, जैसे दुम जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो स्पर्म है उसका साइज़ छोटा है तो स्पर्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो भी थोड़ा कम होता है। और लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं या जो हेरिडिटरी मटेरियल है इट रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। कि आपको पता है हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एग का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और स्पर्म का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो इससे ये बात सजेस्ट होती है कि हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में है। फर्दर मोर while the diploid individual have 2 copies of each pair of homologous chromosome। आपकी बॉडी में आपके सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। तो 46 जो तादाद है ये डिप्लॉयड है। ये जो लफ्ज़ डिप्लॉयड है इसमें डाई मीन 2, तो डिप्लॉयड यानी डबल। तो इसमें डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हम सब में क्रोमोसोम की तादाद 46 है और इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो आपके मेरे हम सब के सेल्स में हैं इनमें से जो 23 क्रोमोसोम आई हैं वो आपके फादर से आई हैं और जो 23 क्रोमोसोम आए हैं वो आपकी मदर से आई हैं। तो हर पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का वो एक एक पेरेंट से आया है और गैमीट में इसकी सिंगल कॉपी होती है। गैमीट में सिंगल इट हैव ओनली 1 कॉपी और जब एग और स्पर्म मिलेंगे तो फिर वो आपके पास दोनों पूरे हो जाएंगे कि एक जो मेंबर है क्रोमोसोम का वो आपको वालिद से मिलेगा और एक वालदा से मिलेगा। तो इस तरीके से दिस ऑब्जर्वेशन वाज कंसिस्टेंट विद मेंडल्स मॉडल। ये बात मेंडल के मॉडल से प्रूव होती है इन विच द डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव 2 कॉपीज़ ऑफ ईच हेरिटेबल जीन, जो कि ये कहता है कि हर डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हर जीन की 2 कापियाँ होती हैं जो कि हेरिटेबल हैं, यानी एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल हो सकती हैं। और जो गैमीट्स होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बता रही थी कि आपकी बॉडी में इस वक्त जितने भी सेल्स हैं उन तमाम में क्रोमोसोम की तादाद 46 है सिवाय एक सेल के। और वो एक सेल जैसा कि हम सब फीमेल्स हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इस वक्त एक एग मौजूद है, हम सब फीमेल्स की बॉडी के अंदर, जो कि ओवरी के अंदर होता है। और ये जो एग सेल है ये जर्म सेल कहलाता है। इन केस ऑफ मेल स्पर्म इज कॉल्ड जर्म सेल। तो एग और स्पर्म बोथ ऑफ दीज दे आर कॉल्ड जर्म सेल्स। इनके अलावा जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं दे आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल सोमा मीन बॉडी यानी आम आपकी बॉडी के सेल। तो सोमैटिक सेल्स में आपके जो क्रोमोसोम होंगे वो डबल होंगे यानी डिप्लॉयड तादाद होगी, यानी 46 क्रोमोसोम होंगे हर सेल में। और जो आपके जर्म सेल हैं एग इन केस ऑफ फीमेल्स एंड स्पर्म इन केस ऑफ मेल, उनमें जो आपके क्रोमोसोम्स होंगे वो हैप्लॉयड होंगे, यानी हैप्लो से निकला है ये लफ्ज़, हैप्लो यानी हाफ। तो 46 का जो हाफ होता है वो 23 होता है। तो 23 क्रोमोसोम जो हैं वो आपके एग और स्पर्म के अंदर या जर्म सेल्स के अंदर होते हैं जी। अब मियोसिस के वक्त होता यह है कि क्रोमोसोम्स दे सेग्रीगेट यानी सेपरेट, एक दूसरे से जुदा होते हैं, एक दूसरे से अलहदा होते हैं। आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले जाते हैं। एंड ईच पेयर ऑफ होमोलॉग ओरिएंट्स ऑन द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी अदर पेयर। तो मेटाफेज एक स्टेप है मियोसिस का। मियोसिस माइटोसिस अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वैसे मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मेटाफेज एक स्टेज है सेल डिवीजन की जिसमें ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े ये सेल के सेंटर में आ जाते हैं और उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और ये उस वक्त ये जो जोड़े हैं दे आर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच ऑफ एवरी अदर पेयर। तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक कतार में सेल के सेंटर में आके अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं या अपने आप को तरतीब दे लेते हैं।
देयर इज़ हाउएवर वन प्रॉब्लम विद दिस थ्योरी। अब ये थ्योरी के बारे में हमने अभी जितनी भी बात की है, ज़ाहिर है हर थ्योरी के ऊपर कोई ना कोई एतराज़ भी उठता है। इसके ऊपर भी कुछ एतराज़ात उठे, और वो क्या थे? वो बात ये थी कि मेंडल ने कैरेक्टर को कहा था, यानी कैरेक्टर उस वक्त उसको जीन्स का या क्रोमोसोम्स का पता नहीं था, तो उसने कहा था कि दीज आर कैरेक्टर। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो कि मेंडल ने डिस्कवर किए थे, और ये कैरेक्टर जो कि मटर के पौधे पे उसका काम है, और उसमें वो सारी बातें उसके ख्याल में कि ये जीन्स इन बातों को कंट्रोल करते हैं, और जो जीन्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। एंड इफ़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द मेंडेलियन ट्रेट रिफ्लेक्ट्स द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस। मेंडल का पहला कानून और दूसरा कानून शायद आपको याद हो, उसमें जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कानून था वो ये बताता था कि क्रोमोसोम दे सेपरेट और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, एक दूसरे की परवाह किए बगैर आज़ादाना तौर पे क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा होते हैं। तो अगर इस बात को वो कहता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो बात है, ये इसको अगर हम दुरुस्त समझें, और मेंडल के जो ट्रेट हैं वो वाकई ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ मियोसिस में, तो ऐसा क्यों होता है कि किसी भी जानदार में, सपोज़ मटर में, जैसे मेंडल ने कहा 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था और उसमें 7 ही क्रोमोसोम्स होते हैं पीक प्लांट के अंदर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन अ गिवन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म they often exceed the number of chromosome pair the organism possess। तो मिसाल के तौर पे अब मटर की बात हम करें कि उसमें 7 क्रोमोसोम के जोड़े हैं, लेकिन कैरेक्टर तो 7 से ज़्यादा होते हैं। तो इससे थोड़ी सी उनको कन्फ्यूजन ये इसमें नज़र आई है कि जितने कैरेक्टर हैं क्रोमोसोम भी अगर उतने हैं, और अगर कैरेक्टर बढ़ जाएं तो फिर उन कैरेक्टर्स को हम कहाँ एकोमोडेट करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम थोड़े पड़ जाएंगे और जो कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन, ये बुक में क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल वो आपसे भी करता है कि भाई क्या होगा कि इफ़ द कैरेक्टर्स दे एक्सीड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर। This has led to many early researchers to have serious reservation about Stern's theory। तो इस बात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे शुरू में जो लोग रिसर्च कर रहे थे उनको, कि स्टर्न की थ्योरी क्या वाकई सही है या नहीं है। तो ये और बात है कि बाद में इन सारे सवालों के जवाब जैसे जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ते जाएंगे आपको मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल हम स्टर्न की थ्योरी के ऊपर इसका इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। अपने घरों में रहें, महफूज रहें, एहतियात करें, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।